जॉन अब समुद्र के बीचों बीच एक ऐसी बोट पर फंसा हुआ था जो उसकी अपनी नहीं थी। ये एक पावरफुल सिंगल इंजन वाली बोट थी जो उसे समुद्र में लावारिस तैरती मिली थी। ना तो इस बोट के अंदर कोई इंसान था और ना ही बोट के आसपास दूर दूर तक समुद्र में कोई आदमी या फिर लाइफ बोट नजर आ रही थी। लेकिन जब वो इस नाव में घुसा तो उसे समझ आ गया कि ये नाव खाली नहीं है, यहाँ कुछ तो ऐसा है जो उसे नजर नहीं आ रहा। डायरेक्टर विंस्टन ओजेपार्डी ने इस मूवी में समुद्र में घटने वाली इस मिस्टीरियस घटना को बहुत खूबसूरती से पिक्चराइज किया है। जॉन एक साधारण मछुआरा है जो हर रोज अपनी छोटी सी नाव से मछलियां पकड़ कर लाता है। यही उसकी रोजी रोटी है। रोज की तरह ही आज भी वो अपनी प्यारी सी छोटी नाव के साथ समुद्र में मछली पकड़ने के लिए निकला था। लेकिन थोड़ी दूर जाते ही मौसम साफ होने के बावजूद अचानक उसके चारों तरफ गहरा कोहरा छा जाता है। उसे ना तो आगे का रास्ता दिखता है और ना ही वापसी का रास्ता समझ आता है। और बस तभी अचानक ये नाव न जाने कहां से उसकी नाव के पास आ गई थी। नाव में कोई हलचल नहीं थी। उसे नाव में किसी अनहोनी का शक होता है। बस यही चेक करने के लिए वो अपनी छोटी नाव को इस नाव के साथ मजबूती से बांधकर नाव के अंदर जाता है। अभी तक उसे बिल्कुल नहीं पता था कि इस नाव में घुसकर वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहा है। नाव के अंदर उसे कोई आदमी नहीं दिखता। पूरी नाव बिल्कुल खाली, बिल्कुल सुनसान थी। लेकिन एक हैरानी वाली बात यह थी कि नाव में खाना बिल्कुल ताजा था, जैसे किसी ने अभी अभी बनाकर रखा हो। पहनने के कपड़े भी बिल्कुल साफ सुथरे थे और बेड भी एकदम साफ था। इसके बावजूद उसने पूरी बोट छान मारी, लेकिन कोई आदमी उसे वहां नहीं मिला और ना ही नाव के आसपास समुद्र में दूर दूर तक कोई आदमी उसे दिखा था। ये क्या मिस्ट्री है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो नाव को स्टार्ट करने की कोशिश करता है पर वो स्टार्ट नहीं होती। बाहर अभी भी गहरा कोहरा छाया हुआ है। दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा है। नाव में इधर उधर देखते हुए वो नाव के कंट्रोल रूम में पहुंच जाता है। वहां उसे एक सिग्नल रेडियो दिखाई देता है। वो उसे ऑन करके सिग्नल भेजने की कोशिश करता है कि शायद कोई मदद मिल जाए। रेडियो पर वो बार बार अपने मैसेज को रिपीट करता है कि ये एक खाली नाव समुद्र में तैर रही है, कोई सुन रहा हो तो जवाब दे। लेकिन काफी कोशिशों के बावजूद भी उसे कोई रिप्लाई नहीं मिलता। अब इससे ज्यादा वो क्या कर सकता था, और उसे घर भी जाना था। वो वापस अपनी छोटी नाव पर जाने के लिए बाहर आता है, लेकिन ये देखकर कांप उठता है कि उसकी नाव अब वहां नहीं थी। उसने अपनी नाव को बहुत मजबूती से बांधा था। वैसे भी मछुआरों को नाव बांधने की फुल प्रैक्टिस होती है। फिर आखिर नाव गई तो गई कहां। एक और दूसरी हैरान कर देने वाली बात यह भी थी कि वो कोहरा भी अब जैसे अचानक आया था वैसे ही अचानक गायब हो चुका था। अब सब कुछ बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसने दूरबीन से देखा तो पता चला कि वो समुद्र में तैरती हुई इस खाली नाव के साथ समुद्र के अंदर बहुत दूर तक आ चुका है और यहाँ से वापस जाने का रास्ता उसे नहीं पता है। जॉन को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। वो बोट के अंदर ही बैठकर नक्शे के सहारे रास्ता ढूंढने की कोशिश करने लगा, क्योंकि अब यहाँ से वापस जाने के दो ही तरीके थे। नंबर 1 सही रास्ते की जानकारी और नंबर 2 जहाज का इंजन वर्किंग पोजीशन में हो। मैप ठीक से उसकी समझ में नहीं आया तो वो इंजन रिपेयर करने की कोशिश करने लगा। उसकी मेहनत रंग लाई और इंजन ठीक भी हो जाता है। नाव चालू हो जाती है। अब उसे उम्मीद थी कि जैसे तैसे रास्ता भी मिल जाएगा और वो जल्द ही घर पहुंच जाएगा। ये सोचकर उसका दिमाग काफी रिलैक्स फील कर रहा था। वो एक बार फिर कंट्रोल रूम में जाकर रेडियो से सिग्नल भेजने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं आता। अब वो नाव के ऊपर डेक पर आता है और चारों तरफ देखता है। तभी उसे टॉयलेट की जरूरत महसूस होती है। आसपास दूर दूर तक किसी को ना देखकर वो समुद्र में ही टॉयलेट करने लगता है और बस तभी अचानक जैसे किसी ने उसे पीछे से जोर से धक्का दे दिया। उसकी किस्मत अच्छी थी कि जहाज की रेलिंग उसके हाथ में आ गई, वरना वो तो गया था। हवा बहुत तेज थी, फिर भी उसने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे रेलिंग के सहारे खुद को खींचते हुए फिर से नाव पर चढ़ाया। इसके बाद वो नीचे बने टॉयलेट की तरफ गया, लेकिन जैसे ही वो टॉयलेट में घुसा कि अचानक तेज आवाज के साथ दरवाजा बंद हो गया। जॉन को लगा कि शायद हवा के झोंके से दरवाजा बंद हो गया होगा, अभी खोलने से खुल जाएगा, लेकिन नहीं, उसका अंदाजा गलत था। जब उसने बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोलने की कोशिश की तो पता चला कि दरवाजा बाहर से बंद हो चुका है। जॉन को शुरू से ही लग रहा था कि इस नाव पर उसके अलावा भी कोई है जो उसे दिख नहीं रहा है और अब तो उसका ये शक यकीन में बदलने लगा था।
उसने दरवाजा खोलने की हर कोशिश की मगर कोई ट्रिक काम नहीं आई। थक कर वो जोर से चिल्लाते हुए बोला कि प्लीज तुम जो भी हो दरवाजा खोल दो, मैं तुम्हारी नाव चुराने नहीं आया हूँ, मुझे जाने दो। बट नो रिस्पॉन्स, यानी मदद की उम्मीद अब बेकार थी। उसने दरवाजा खोलने के लिए चाबी या फिर किसी और औजार की तलाश में एक अलमारी खोली तो उसके होश उड़ गए। वहाँ खून के ताजा धब्बे थे। हालांकि अब उसे डर लगने लगा था, पर वो जानता था कि डरने से बात नहीं बनेगी। उसे दरवाजा खोलने के लिए तुरंत कुछ करना ही होगा। उसने एक कैंची उठाकर दरवाजा खोलने की फिर से एक कोशिश की, लेकिन ताला अब भी नहीं खुला। तभी पूरी नाव जोर जोर से हिलने लगी जैसे बाहर कोई तूफान आया हो। वो बुरी तरह घबरा गया। उसकी नजर ऊपर की एक खिड़की पर पड़ी। वो किसी तरह उस खिड़की पर पहुंचा और चारों तरफ देखा, और जो उसने देखा उसे देखकर उसकी टांगें कांपने लगी। दूर से एक विशाल कार्गो जहाज उसकी तरफ बढ़ रहा था और उसी की लहरों से ये नाव बुरी तरह हिल रही थी। और दिल को हिला देने वाली बात यह थी कि कार्गो जहाज की दिशा सीधी उसकी नाव की तरफ थी, जैसे जहाज के कैप्टन को ये नाव दिख ही ना रही हो। जॉन को समझ आ गया कि अगर ये जहाज उससे टकराया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसने तुरंत अपनी शर्ट उतारी और जोर जोर से लहराने लगा ताकि कार्गो जहाज में से कोई उसे देख सके, लेकिन किसी की नजर उस पर नहीं पड़ी। उधर से विशाल कार्गो जहाज और इधर से ये नाव, दोनों अपनी अपनी स्पीड से आमने सामने एक दूसरे के पास आते जा रहे थे और जॉन को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस टक्कर को कैसे रोके। बस तभी उसकी नजर खिड़की के पास लटकी हुई एक रस्सी पर पड़ी। उसके दिमाग में तुरंत एक आइडिया आया। वो जानता था कि अगर रस्सी को पानी में फेंका गया तो नाव में लगे हुए इंजन के पावरफुल प्रोपेलर रस्सी को तुरंत अपनी तरफ खींचेंगे और रस्सी इंजन के पंखों में फंस जाएगी। पंखे जाम हो जाएंगे और नाव रुक जाएगी। उसने जल्दी से रस्सी बाहर पानी में फेंक दी। सब कुछ वैसे ही हुआ जैसे उसने सोचा था, लेकिन इंजन के पंखों में फंसी रस्सी का दूसरा छोर जॉन को खींचते हुए उसके गले में आ फंसा। उसका दम घुटने लगा। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। तभी उसका हाथ किसी औजार पर पड़ा और उसने तुरंत रस्सी को काट डाला। एक बार फिर वो मरते मरते बचा था, लेकिन मुसीबत अब भी उसका पीछा कर रही थी। बेशक उसकी नाव रुक गई थी, मगर अब भी वो कार्गो जहाज के रास्ते में थी और वो भारी कार्गो जहाज आखिर उससे टकरा ही गया। टक्कर जोरदार थी। उसकी नाव बुरी तरह हिल गई और जॉन जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। उसके सिर में गहरी चोट लगी थी। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो उसने देखा कि बाथरूम में पानी भर चुका था। उसे लगा कि टक्कर होने से समुद्र का पानी नाव में आ गया होगा, लेकिन नहीं, टॉयलेट वाटर प्रूफ था और ये टक्कर होने से नाव में आया हुआ समुद्र का वो खारा पानी नहीं था, बल्कि ये तो एकदम साफ और ड्रिंकिंग वाटर था। इसका मतलब सीधा सा है कि जब वो बेहोश था तब किसी ने टॉयलेट का नल खोल दिया था और उसी से ये पानी यहाँ भरा था। उसे फिर लगने लगा कि इस नाव पर जरूर कोई इनविजिबल पावर है, लेकिन वो उससे क्या चाहती है, क्यों उसे परेशान कर रही है, ये वो नहीं समझ पा रहा था। वो फिर से कहता है कि चाहे तुम जो भी हो प्लीज मुझे जाने दो, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। अब तक वो बेहद कमजोर हो चुका था। जैसे तैसे उसने पानी पीने के लिए बाथरूम का शावर चालू किया, लेकिन उसका शक सही निकला। पानी खत्म हो चुका था। प्यास बुझाने के लिए अब उसने नीचे पड़ा हुआ पानी पीना शुरू किया तो हैरान रह गया, क्योंकि अब वहां मौजूद सारा पानी खारा हो चुका था। उसे तुरंत समझ आ गया कि नाव में कहीं छेद हो गया है और समुद्र का खारा पानी अंदर आ रहा है, यानी ये नाव अब ज्यादा देर नहीं टिकेगी। वो घबराकर फिर से दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं। अब रात हो चुकी थी। उसने झांककर ऊपर की तरफ देखा तो डर से उसकी हड्डियां तक कांप गई, क्योंकि नाव ऑटो पायलट मोड पर चल रही थी। स्टीयरिंग व्हील अपने आप घूम रहा था, जैसे कोई इनविजिबल डेविल पावर उसे कंट्रोल कर रही हो। लेकिन जॉन कर भी क्या सकता था, वो थक कर सो गया। रात में समुद्र में भयानक तूफान आया था, जिससे नाव बुरी तरह टूट गई और जॉन भी गंभीर रूप से घायल हो गया था। सुबह जब उसकी आंख खुली तो पानी सिर तक पहुंच चुका था, सिर्फ उसका चेहरा बाहर था। अब उसे लगने लगा था कि बस अब उसकी जिंदगी कुछ ही पल की मेहमान है। और बस तभी अचानक उसे दरवाजा खोलने की हल्की सी क्लिक की आवाज सुनाई दी। जैसे ही जॉन ने हैंडल घुमाया, दरवाजा जोर की आवाज के साथ खुल गया। पानी का दबाव इतना ज्यादा था कि दरवाजा टूट के नीचे गिर पड़ा और वो भी बाहर आ पड़ा। बाहर निकलते ही वो ताजी हवा में सांस लेने के लिए तुरंत नाव के ऊपर गया, क्योंकि नीचे पानी भरने से भारी घुटन हो रही थी। अब तक उसे पक्का यकीन हो चुका था कि यहाँ 100% कोई अदृश्य ताकत है जो उसे नहीं दिख रही है, क्योंकि ये तो हो सकता है कि दरवाजे में ऑटो लॉक हो और वो बंद हो गया हो, लेकिन वो खुल तो तभी सकता है जब कोई अंदर या बाहर से चाबी लगाए।
और फिर उसने दरवाजा खोलने के क्लिक की आवाज भी बिल्कुल साफ सुनी थी। लेकिन इस वक्त उसकी सबसे बड़ी चिंता यह थी कि नीचे की तरफ पानी लगातार बढ़ता जा रहा था, जिसका सीधा सा मतलब था कि अब ये नाव कभी भी डूब सकती है और इससे पहले ही उसे अपनी जान बचाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उसे पता था कि ऐसी बड़ी नावों के अंदर सेफ्टी के लिए एयर बैग जरूर होते हैं। ढूंढने पर उसे वो मिल भी गए। उसने तुरंत एयर बैग निकाले और टूटे हुए बाथरूम के दरवाजे को उससे बांधकर एक छोटी सी राफ्ट और पतवार बना ली। इसके बाद उसने जहाज से खाना पानी और जरूरी औजार लिए और जहाज से नीचे उतर गया। अब वो धीरे धीरे समुद्र में आगे बढ़ने लगा, लेकिन सब बेकार, क्योंकि कई घंटे बीत जाने के बाद भी उसके सामने वही बड़ी नाव अब भी खड़ी थी। उसे लगा कि वो किसी भयानक लूप में फंसा हुआ है। लाख कोशिशों के बावजूद भी वो उस घोस्ट बोट से दूर नहीं जा पा रहा था। तभी उसे ध्यान आया कि ये नाव अब तक डूबी क्यों नहीं है, जबकि इसमें पानी भर चुका था और अब तक इसे डूब जाना था। लेकिन ये अब भी उसके सामने खड़ी थी, जैसे उसके वापस आने का इंतजार कर रही है। बाहर समुद्र की भयानक ठंडी हवाओं से उसकी हड्डियां तक कांप रही थी। उसे लगा कि नाव में वापस जाकर उसकी लीकेज ठीक करने में ही भलाई है। इस छोटे से राफ्ट के सहारे समुद्र के किनारे तक पहुंचना इम्पॉसिबल है। और वो फिर से नाव में वापस आ गया। अब सबसे पहले उसने नाव की लीकेज को ठीक किया, फिर उसने एक पंप की सहायता से नाव में भरा समुद्र का पानी भी धीरे धीरे बाहर निकाल दिया। लीकेज ठीक करने और पानी हटाने के बाद उसने जहाज की बाकी दिक्कतें भी ठीक कर दी। साथ ही साथ उसने बाहर से मरम्मत भी की ताकि आगे के सफर में कोई परेशानी ना हो। काम खत्म होने के बाद उसने फिर से रेडियो से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। मायूस होकर वो वापस लौटा और नक्शा निकालकर एक बार फिर रास्ता समझने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो फिर से उसे ठीक से समझ नहीं आया। इसके बाद उसने नाव को आगे बढ़ाने के लिए इंजन स्टार्ट किया, लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। जॉन की हिम्मत अब जवाब देने लगी थी। वो पूरी तरह थक चुका था, उसकी उम्मीदें खत्म हो रही थी। तभी दूर से उसने एक और छोटे जहाज को आते हुए देखा। उसे लगा कि अगर वो किसी तरह इस जहाज तक पहुंच गया तो फिर किनारे पर पहुंचा जा सकता है। वो तुरंत अपने छोटे से राफ्ट पर चढ़ा और तेजी से उस जहाज की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तभी वो जहाज भी अचानक हिलने लगा और जॉन की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। जिस जहाज में जाकर वो अपनी जान बचाना चाहता था, वही जहाज अब उसकी मौत बनकर उसकी तरफ तेजी से आ रहा था। जॉन ने अपनी रफ्तार बढ़ाई, लेकिन ये विशाल जहाज और भी तेज हो गया और ठीक इससे पहले कि वो जहाज उससे टकराता, जॉन ने आखिरी कोशिश की और अपने राफ्ट से कूदकर उस दूसरे जहाज तक तैरने का फैसला किया जो दूर जाता हुआ दिख रहा था। लेकिन जब तक वो वहां पहुंचा, वो जहाज गायब हो चुका था। उसे फिर से एहसास हुआ कि इस रहस्यमय नाव पर कोई ऐसी बुरी ताकत है जो उसे वहां से नहीं जाने दे रही है, और इसी डर की वजह से अब वो इस नाव पर वापस नहीं जाना चाहता था। वो यूं ही तैरता रहा कि शायद कोई और हेल्प मिल जाए, लेकिन शाम तक पानी में तैरते तैरते उसे ठंड लगने लगी। नीचे डॉल्फिन्स तैर रही थी और ठंड लगातार बढ़ती जा रही थी। थोड़ी देर में जब उससे ठंड बर्दाश्त नहीं हुई तो मजबूरी में उसे फिर से उसी नाव पर वापस आना पड़ा। ठंड से उसकी हालत इतनी खराब थी कि जल्द ही उसने एक मोटा सा कंबल ओढ़ा और फिर सो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन टॉयलेट के दरवाजे की तरह ही एक बार फिर यहाँ भी कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था। वो बुरी तरह घबरा गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब उसके साथ क्यों हो रहा है और क्या हो रहा है। तभी उसकी नजर कमरे में मौजूद एक छोटे से कैबिन पर पड़ी। उसने जैसे ही उसे खोला, ऊपर की तरफ एक और रास्ता नजर आया। ये एक वेंटिलेशन था। उसे लगा कि इससे बाहर निकला जा सकता है। वो उस पतले से कैबिन में घुस गया। कई बार कोशिश करने के बाद आखिरकार वो उस वेंट की खिड़की तक पहुंच गया और उस खिड़की को खोलने की कोशिश की, लेकिन वो इस कदर जाम थी कि बिल्कुल नहीं हिली। ये कैबिन इतना छोटा था कि उसे सांस लेने में भी अब दिक्कत होने लगी थी, और नीचे का दरवाजा भी बंद हो चुका था, जिससे वो वापस कमरे में भी नहीं जा सकता था। ऑक्सीजन की कमी से उसकी बेचैनी और ज्यादा बढ़ गई। उसे लगा कि अब बचना मुश्किल है, लेकिन तभी उसे फिर से वही क्लिक की रहस्यमय आवाज सुनाई दी, और जैसे ही उसने कैबिन की खिड़की खोलने की कोशिश की, वो तुरंत खुल गई। जॉन बिना टाइम खराब किए हुए तुरंत बाहर निकल आया। ताजी हवा ने उसे थोड़ी राहत दी। बाहर आकर उसने देखा कि नाव एक छोटे से द्वीप की ओर बढ़ रही है। कई दिनों बाद उसने जमीन देखी थी। जैसे ही नाव किनारे पर पहुंची, वो फौरन उतर गया।
वो द्वीप पर इधर उधर घूमने लगा कि शायद कोई इंसान मिले, लेकिन नाव की तरह ही इस पूरे द्वीप पर भी इंसान का कोई नामो निशान नहीं था। अब जॉन को फिर से डर सताने लगा। वो तेजी से चलने लगा और जैसे ही वो उस द्वीप से बाहर निकला, एक नया दृश्य उसके आंखों के सामने आया। वही मिस्टीरियस घोस्ट बोट जो उसे यहाँ लाई थी, अब उसे यहाँ छोड़कर समुद्र में वापस आगे बढ़ रही थी बिना ड्राइवर के, शायद किसी नए शिकार की तलाश में। नाव से निकलने के बाद अब जॉन इस सुनसान द्वीप पर बिल्कुल अकेला था और फंस चुका था। उसने द्वीप की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़कर चारों तरफ देखा तो वहां से उसने दूर एक और द्वीप को देखा, लेकिन वो इतनी दूर था कि वहां पहुंचना मुश्किल ही था। वो नीचे उतर आया और द्वीप पर घूमते घूमते वो उस सुनसान द्वीप के पीछे की तरफ चला गया। और जब वो वहां पहुंचा तो जो उसने देखा उसे देखकर उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। उसके सामने अपनी वही छोटी सी नाव खड़ी थी जो समुद्र में खो गई थी, और ये समुद्र का वही किनारा था जहां से वो मछलियां पकड़ने के लिए निकला था। उसके शरीर से थकान भी बिल्कुल गायब हो चुकी थी। चारों तरफ वही लोग थे जिन्हें वो जानता था, बिल्कुल ऐसे जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे जो कुछ भी उसके साथ हुआ था वो बस एक बुरा सपना हो। और बहुत सारे सवालों को दिमाग में छोड़ते हुए बस यहीं इस मूवी का एंड हो जाता है।